हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे कि मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि का वर्णन करें, तो जो आज हम बताने वाले हैं वही सारी बातें आपको लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इस बोर्ड पे लिखे हुए जो भी डायग्राम है, बनाए हुए जो भी डायग्राम है, आप उन्हें पहले स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो रोक के लिख लें, क्योंकि मैं यहाँ पर घिनाने वाला हूँ। बहुत सारा चीर फाड़ होगा और बहुत सारे डायग्राम बनेंगे आपको समझाने के लिए। इसीलिए आप क्या कीजिए, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नहीं तो आप वीडियो रोककर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ये सारा डायग्राम को आप पहले समझ लीजिए। ये और ये जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है वो निरूपित करता है दायां फेफड़ा और ये निरूपित करता है बायां फेफड़ा को। और आपको पता है कि दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय होता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये मैंने ऐसे डायग्राम के लिए बनाया है। हृदय तो फेफड़े से छोटी होती है, ठीक है। तो दोनों फेफड़ों के बीच में हृदय पाई जाती है। तो ये मैंने हार्ट को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। और ये जो गोल संरचना है वो हमारी होल बॉडी में, पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, खून जिस रक्त वाहिनियों में बहती है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, सिरा, धमनी, केशिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को ये निरूपित करती है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख दिया है रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये है हृदय और ये रिप्रेजेंट करता है दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो मैं बता दूं आपको कि हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 जो है आर्ट्रिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। ये जो आप यहाँ से, मैं जो पेन से मार्कर से जो मैं मोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको आप समझ लीजिए। ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। इसके बाद नीचे आइए, ये है दायां निलय और यह है दायां निलय और यह है बायां निलय। ठीक है, तो मैं आपको तीर लगा के निशान से दिखा देता हूँ। यह है दायां अलिंद, यह है दायां निलय, यह है बायां अलिंद और यह है बायां निलय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हृदय में सारे शरीर से रक्त जाते हैं, क्योंकि हृदय एक पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उनको गति देने वाला हमारा हार्ट ही है। जैसे ये पंप करते हैं ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में, सिरा और धमनियों में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे ब्लड जो है आगे की ओर गति करता है। तो यही हार्ट बना दिया है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है दोस्तों, और ये है रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब हम बात शुरू करते हैं श्वसन के प्रश्वास से, यानी इंस्पिरेशन से। तो इंस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचते हैं, जो कि श्वसन पथ के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा, यानी पहले नासिका छिद्र, तब नेजल चैम्बर, फिर होते होते ट्रैकिया से लंग्स तक पहुंच जाती है, फेफड़ों तक पहुंच जाती है। और फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वायु कोष्ठिका, एल्वियोली सैक।
अगर आपको एल्वियोली सैक क्या है इस बात की जानकारी लेनी है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें एल्वियोली सैक क्या है बताए हुए। एल्वियोली सैक क्या है तो फेफड़ों की एक इकाई है, ठीक है। जब श्वसन नलिकाएं एकदम छोटी होकर अंत में जो पहुंचती है वहां पर एक बैलून टाइप की संरचना बन जाती है जिसे हम एल्वियोली सैक कहते हैं। और एक एल्वियोली सैक के अंदर 3 से 4 एल्वियोलाई पाए जाते हैं, 3 से 4 एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक एल्वियोलाई के चारों ओर, एक एल्वियोलाई के चारों ओर रक्त केशिकाओं के घने जाल होते, यानी महीन महीन रक्त केशिकाएं, यानी महीन खून बहने वाली नलियां पाई जाती है। जैसे कि हमारे ये वेन आपको दिख रहे होंगे, हाथ पर आपके भी वेन दिख रहे होंगे, तो वो मोटे हैं इसीलिए दिख रहा है। पतला पतला जो वेन है उसे केशिकाएं कहते हैं। पतला पतला जो रक्त वाहिनियां है उसे ही हम केशिकाएं कहते हैं। वही पतली पतली रक्त केशिकाएं उस एल्वियोली सैक को चारों तरफ से जाल बना के घेरी हुई है, ठीक है। तो जब इस एल्वियोली सैक में वातावरणीय ऑक्सीजन प्रवेश करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की 21% मात्रा होता है, जिससे इस ऑक्सीजन के ऊपर खुद का एक प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आंशिक दाब ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का खुद का दाब, यानी पूरे गैस में ऑक्सीजन का कितना दाब है, तो पूरे गैस में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा दाब हो जाता है इस एल्वियोली सैक के अंदर। तो एल्वियोली सैक के अंदर इस दीवार पर ये एक प्रेशर क्रिएट कर देता है। उसी समय एल्वियोली सैक के पास की जो ये रक्त केशिकाओं के घने जाल है उसमें आए हुए रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त, यानी उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली सैक में दे देते हैं, विसरण हो जाता है आसानी से। ये CO2 गैस एल्वियोली सैक में चला जाता है और ये ऑक्सीजन गैस रक्त केशिकाओं के घने जाल में आ जाते, और उसमें जो ऑक्सीजन है, इस रक्त केशिकाओं में जो रक्त है, आरबीसी भी होगा और आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होगा, और हीमोग्लोबिन में फेरस होता है, यानी ये लौह रंजित है, ठीक है। तो इसमें फेरस है, फेरस होने के कारण जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक फेरस रंजित वर्णक है, जिसके कारण ये फेरस होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है वो विसरित होने के बाद इस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती। एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के अणु से जुड़कर ये बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ा, अंत में ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमको इस प्रकार का प्राप्त हो। तो कितने ऑक्सीजन के अणु हैं? 1 2 3 4। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड बना लिया, और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो रक्त में ही है, तो उस रक्त को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड रक्त कहते हैं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े से आता है, फेफड़े से अब इसको आना पड़ेगा। जब ये खून साफ हो गया तो शरीर को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना होगा।
इसके लिए इसको कोई प्रेशर देगा तभी तो पहुंच पाएगा, इसके हाथ पैर तो है नहीं। इसके लिए ये ऐसे उतरेंगे, और ये उतरेंगे कहाँ, तो बायां अलिंद में। बायां अलिंद किसके द्वारा उतरेंगे, तो ये जो मैंने डॉटेड करके एक रक्तवाहिनियां बनाई है, इसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा। क्या है, फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस शिराएं दो होती है, एक तो इस फेफड़ा से आ रही है और दूसरी बाएं वाले फेफड़ा से आ रही है। तो बाएं और दाएं दोनों से फेफड़ा से ये जो फुफ्फुस शिराएं हैं वो खुलती है कहाँ, तो बायां अलिंद में। अब ये बायां अलिंद में खुली, बायां अलिंद के बाद ये निलय में आएगी, बायां निलय में आएगी। अब ये बायां निलय से शरीर के सभी भागों में जाएगी। कब, जब ये बायां निलय ऐसे सिस्टोल होगा, यानी ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा तो जितना भी रक्त है वो भागेगा कहीं ना कहीं, तो जहां छेद है वहां भागेगा। तो यहाँ पर एक छिद्र होता है, ठीक है, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिस पर अर्धचंद्राकार, त्रिअर्धचंद्राकार वलय लगे होते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से अंदरे अंदरे हृदय के अंदर अंदर इसका जो है पाइप जाता है। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, अंदरे अंदरे इसका पाइप इस तरह से रहता है। अब इसको कहते हैं महाधमनी, एरोटा। ये महाधमनी कई सारे धमनियों में बंटकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देते हैं। तो कैसे, तो वो विभिन्न हिस्सा जो है मैंने आप पहले ही बता दिया कि वो रुधिर परिसंचरण तंत्र में आ गया। तो ये महाधमनी सारे रक्त को रुधिर परिसंचरण तंत्र में मिला दिया, यानी बांटने का काम कर रहा है। अब ये विभिन्न हिस्सों तक जाएगा, यानी लास्ट में कहाँ तक जाएगा, उत्तक के पास जाएगा, उत्तक के बाद कोशिका में जाएगा। तो ये कोशिकाओं का समूह है, यानी उत्तक है। उसमें 1 2 3 4 बहुत सारी कोशिकाएं होती है, मैंने बना दिया है, ठीक है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और इसके अंदर एक और संरचना मैंने स्पष्ट बना दिया है। होती तो बहुत सारी कोशिकांगें हैं, सारा मैंने वीडियो में बता रखा है। तो बहुत सारे कोशिकांग होता है, जिसमें मैंने बनाया यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाता है, और ये कहता है कैसे हम जाएंगे कोशिका तक। कोशिका तक कैसे जाएंगे, तो विसरण हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये टूट जाते हैं। किस प्रकार टूटते हैं, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वहां देख लीजिए HbO8, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहली बार टूटते हैं तो एक ऑक्सीजन का मोलिकुल निकलता है, फिर टूटते हैं तो फिर एक ऑक्सीजन का मोलिकुल टूटता है। ऐसे करते करते 4 ऑक्सीजन का मोलिकुल टूट जाता है, और ये सभी ऑक्सीजन चले जाते हैं कोशिका में। और कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन करता है, और तब बनती है कोशिका में CO2 गैस। अब यही CO2 गैस इस हीमोग्लोबिन से मिलती है बाहर आके। CO2 गैस निकला, अब यानी CO2 ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, इसका विसरण होगा। किस में होगा, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बता दिया है, ये डॉटेड जो संरचना मैंने बताई, ये इसके अंदर CO2 वाला खून बह रहा है। पहले आप देखें O2 वाला इधर से आ रहा था, अब CO2 मिल गया इसमें। अब ये CO2 जब रुधिर में गया, रुधिर में जाते ही उसको मिला हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। क्या बना लिया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त इस परिवहन तंत्र के अंदर बहने लगा। अब ये ब्लड हो गए हैं दूषित,
कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैला गैस है हमारे शरीर के लिए, इसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए तो फेफड़ा तक इसको जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, फिर से कौन दे आएगा इसको, एक प्रेशर चाहिए, फिर से ये हृदय के पास जाते हैं। और इस तरह से हृदय में जाने के लिए हृदय में दो शिराएं खुलती है, दो शिराएं खुलती है, एक है अग्र महाशिरा और एक है पश्च महाशिरा। तो ये जो मैंने यहाँ दिखाया है ये है अग्र महाशिरा जो कि यहाँ खुल गई, और ये है पश्च महाशिरा जो कि यहाँ खुल गई। यानी दायां अलिंद में दो शिराएं खुलती है, एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। अब ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा क्यों नाम है? अग्र महाशिरा मतलब ब्रेन और सर, यानी आप हृदय से ऊपर वाले जितने भी हिस्से हैं उसमें भी तो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया होगा, वहां से CO2 युक्त ब्लड आ रहा होगा। तो वो कैसे पहुंचेगा? तो वो ऊपर के हिस्से से हृदय में पहुंच रहा है, ऊपर के हिस्सों से हृदय में पहुंच रहा है, इसीलिए इसका नाम है अग्र महाशिरा। और ये पैर से लेकर नीचे वाले हिस्सों से लेकर हृदय के दाएं साइड से प्रवेश करता है, यानी हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, इसीलिए इसका नाम है पश्च महाशिरा और इसका नाम है अग्र महाशिरा। मैंने इसीलिए इस तरह मिलाया है इसमें कि आपको पता चले कि ये भी रुधिर परिवहन तंत्र का ही हिस्सा है। रुधिर परिवहन तंत्र पूरे शरीर में फैला है, चाहे शरीर का ऊपर का भाग हो चाहे नीचे का भाग हो। तो वो भी ऊपर से यानी ब्रेन से, सर से, पूरे आँख कान नाक सब में से जो शुद्ध होके ब्लड गया था वो फिर अशुद्ध होके आ रहा है हृदय के कहाँ, दायां अलिंद में। अब ये दायां अलिंद ऐसे चुटकेगा, जब ये चुटकेगा तो फिर इसमें से खून जो है आ जाएगा दायां निलय में। अब दायां निलय भी सिस्टोल होता है, ऐसे पंप करता है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं एक छिद्र, इसके ऊपर भी पाया जाता है त्रिअर्ध चंद्राकार भाल। वो भाल खुल जाते हैं, इसके दबते ही जब ये सिकुड़ता है तो ये जो है त्रिअर्ध चंद्राकार भाल खुल जाता है, और तब रक्त इस तरह से दोनों फेफड़ों के लिए जाता है। कैसे जाएगा? तो इसके लिए भी एक रक्त वाहिनी है, एक रक्त वाहिनी है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। अब देखिए यहाँ था फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा क्या कर रहा था? फेफड़े से हृदय में ला रहा था, और फुफ्फुस धमनी क्या कर रहा है? हृदय से फेफड़े में लेकर जा रहा है, हृदय से फेफड़े में लेकर जा रहा है। दोस्तों ये धमनी है, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को ही शरीर के विभिन्न हिस्सों में चक्कर कटवाती है, ठीक है। और शिरा क्या करती है? तो अशुद्ध रक्त को विभिन्न हिस्सों से लेकर हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए नाम में लगा है धमनी, लेकिन ये बेचारा अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जा रहा है, इसीलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी है, कुछ अलग टाइप का नाम है। इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जब ऐसे जाता है तो दो भागों में बंट जाता है, क्योंकि दो फेफड़े हैं, दो भागों में बंटकर एक अग्र और एक पश्च फुफ्फुस धमनी बनता है, या फिर आप कह सकते हैं राइट एंड लेफ्ट फुफ्फुस धमनी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बनता है, और ये दोनों फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को भेज देता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब CO2 युक्त रक्त, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त फेफड़ा में गया, अब फिर वही बात यहाँ पे आ जाइए, CO2 गैस का यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये दबाव मारेगा, कहेगा हमको जाने दो एल्वियोली सैक में, इधर ऑक्सीजन पहले से आ गया होगा, तो फिर ऑक्सीजन आएगा इधर ओल्वियोली सैक के पास जो महीन केशिका है उसमें, और CO2 फिर चला जाएगा ओल्वियोली सैक में। अब ओल्वियोली सैक में आया हुआ CO2 जिस तरह से सारे गैसेज फेफड़ा में प्रवेश किए थे, फेफड़ा के ओल्वियोली सैक में प्रवेश किए थे,
उसी रास्ते से वो अपना बाहर भी हो जाएंगे, यानी श्वसन पथ के द्वारा फिर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि श्वसन पथ से ही आए थे। तो श्वसन पथ में जो आए थे तो ऑक्सीजन के साथ आए थे, लेकिन जब वापस जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कार्बन डाइऑक्साइड साफे नहीं आया था, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कम था। लेकिन जाते समय कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और इस तरह से ये श्वसन पथ के द्वारा नासिका छिद्र से होते हुए वातावरण में मुक्त हो गया। अगर आपको इतनी सारी बातें नहीं याद हो रही, आप फिगर याद कर लीजिए, और फिगर को देखते देखते ही क्या कर देना है, लिख देना है सारी बातें को। वैसे आपके लिए मैंने नोट तैयार किया है, वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं। यदि आपको ये सारी बातें लग रही है कि आपको धोखा दे रही है, याद नहीं हो रहा है, तो आप बस इतना याद रखिए कि फेफड़े में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आया, और वे रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा कोशिका तक गया, और कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन हुआ, CO2 गैस में बना। वो CO2 गैस हीमोग्लोबिन में मिल गया और बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और वही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण तंत्र में आ गया, और वो फिर फेफड़ों तक आ गया, और फेफड़ों में विसरण के बाद ये अल्वियोली सैक में आ गया, फेफड़ों के अल्वियोली सैक में आ गया। अब वहां से वो श्वसन पथ के द्वारा शरीर से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, आपके सामने अभी तक जो भी आपने पढ़ा, मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, वो आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ रहा है। आप उन्हें लिख लेंगे, या फिर उसका भी आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको सुविधा हो याद करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा, या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट करके रख लिया होगा। आप इसे कॉपी में जरूर लिख लें। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक रोचक बातें, ये कि आप कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन एक दुल्हन है, जो वातावरण में रह रही है। वातावरण उसका क्या है, मायका है। ठीक है, जब इसका शादी हुआ तो कई सारे गैस हीलियम मिलने आए। ठीक है, और जब इसकी शादी होना शुरू हुआ तो शादी में और भी जितने भी वातावरण के गैसेस थे सभी आ गए, और ओल्वियोली सैक तक पहुंच गए, फेफड़ा के ओल्वियोली सैक तक पहुंच गए। ओल्वियोली सैक है इसका मरबा, ठीक है, मंडप है जहाँ पर इसका शादी होगा। अब ये ऑक्सीजन आया, ठीक है, शादी होकर ये ऑक्सीजन अपने ससुराल को जाएगी। ससुराल इसका कोशिका है। ठीक है, ससुराल क्या है, कोशिका। कोशिका इसका ससुराल है। ठीक है, दूल्हा को छोड़िए, मारिए गोली, किसी से तक इसे शादी हुआ होगा। ठीक है, शादी हुआ। अब ये है रोड, रास्ता है। इस रास्ता से होकर के ही ये अपने ससुराल पहुंचेगी। तो ससुराल पहुंचने के लिए रास्ता बना हुआ है, और बीच में पड़ता है गोलंबर। ठीक है, बीच में पड़ता है गोलंबर। अब ये हीमोग्लोबिन नाम के रिक्शा में चढ़ी। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम के रिक्शा या कार समझ लीजिए, कार में चढ़ी तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। अब ये रास्ता में जो है अब ये घर पहुंच गई, कोशिका के पास पहुंच गई। बहुत ही अच्छा तरह से स्वागत हुआ। ठीक है, जिस तरह से दुल्हन आती है ससुराल में और कामकाज करना शुरू कर देती है, कामकाज करना शुरू यानी घर आंगन वो संभालने लगती है, सारा बटुआ उसी के हाथ में होता है। ठीक है, तो जब ये अपना ससुराल आई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है।
ग्लूकोज को तोड़ने वाला काम कराया जा रहा है। अब कहा जाओ ईंटा पत्थर को तोड़ो बैठ के। तो अब ये ग्लूकोज का विखंडन करने के लिए बैठ गई। विखंडन करते करते बेचारी थक गई। ये कनिया से और ऑक्सीजन से CO2 बन गई, बहुते नटीन हो गई। बोलने लगी कि अब हम नहीं करेंगे, बहुते काम करवा लिया हमसे। ठीक है, अब ये बन गई झगड़ाओ। ये बन गई है झगड़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। अब ये पूरा खून को अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध हो गया सब खून। अब इस खून को अशुद्ध कर दिया। अब ये घर छोड़ के अब कर हम नहीं रहेंगे, हमको बहुते भीड़ पड़ता है, तुम्हारी माँ झगड़ा करती है, ननद झगड़ा करता है, या हमसे बहुते काम करवाता है, हम नहीं कर पाएंगे इतना। झगड़ा किया घर में, बोरिया बिस्तरा बना, घोग तान लिया, C4 आप ऐसे कर लीजिए, क्या है, माथा पे नुआ, या फिर सर ढक लिया और ये ससुराल से विदा हो गई। यानी ये CO2 बन गई और ये बैठ गई रिक्शा में फिर से हीमोग्लोबिन में, फिर से हीमोग्लोबिन में बैठ गई और बन गई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये रोते बिलखते यहाँ आई, फिर से अपने गेट पर खड़ी हो गई और रोने लगी। कहा क्या हुआ? तब मार पीट के भगा दिया है। कहा कि उतरो रिक्शा से, हीमोग्लोबिन को यहीं छोड़ दो। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर गया अपना अंगना, CO2 अपने अंगना में प्रवेश कर गई। अब ये तो पहले शादीशुदा नहीं थी इसीलिए O2 थी, अब ये शादीशुदा हो गई है तो CO2 हो गई, ऊपर से घर से भागी है। तो हमेशा उसका कुछ शादी होने के बाद, चाहे वो मायके जाए चाहे ससुराल में, श्रृंगार तो वही रहता है ना। तो आप समझिए कि ये सर पे दुपट्टा है या फिर नुआ से अपना सर ढकी हुई है, साड़ी से अपना सर ढकी हुई है। अब ये CO2 आई, अब अपने सहेलियों से मिल गई, जो भी गैसे जिसके साथ इसके अंगना आए थे सब देखने आए, पहले से ही वेट कर रहे थे कि सखी जो है भाग के आई है ससुराल से, उसको मिली और फिर जो है खेलने के लिए सब वातावरण में निकल गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन एल्वियोली सैक में आया, एल्वियोली सैक से इसका विसरण हुआ और ये चली गई हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन हुआ, वो टूट गया ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। वो ऑक्सीजन फिर से कोशिका में गई और किसका विखंडन किया? ग्लूकोज का, C6H12O6, इसका जो है विखंडन किया। तोड़ते तोड़ते ये बन गई CO2। अब ये CO2 पुनः हीमोग्लोबिन में मिल गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। परिसंचरण तंत्र में मिलते मिलते ये पहुंच गई कहाँ? फिर से अल्वियोली सैक के पास। वहाँ पर क्या है? अल्वियोली सैक के पास रक्त केशिकाओं के घना जाल, उसमें पहुंची। अब वहाँ से CO2 का विसरण हो गया और वो अल्वियोली सैक में पहुंची। अब फिर वातावरण में उसका श्वसन पथ के द्वारा निष्कासन हो गया। तो दोस्तों बस यही है मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। अगर आपको पूछा जाए कि मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करें तो इसी प्रकार से यदि कर देंगे, ऐसे नहीं कन्या बहुरिया करके नहीं, पहले वाला जो स्टेप था वैसे आप बता देंगे एकदम, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेगा और ऐसे ही लिखा जाता है अपने शब्दों में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 10th के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और प्लस में ये तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं श्वसन तंत्र से, या कोई भी, बायोलॉजी तो कॉमन है, सारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही और पढ़ते रहिए हमारे साथ RK साइंस कोचिंग। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय।